अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हो? आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी सर, वालेकुम सलाम। करम आपसे वालेकुम कैसे? सलाम सर। ठीक है। ठीक ठाक जी बच्चों, जो हम यहाँ पे हमारा कार्बन के ऊपर हमने फिनिश किया था, तो आज के लेक्चर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन से ऐसी गैसेज हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, उसका कॉज बने हैं। तो उसमें हमने मेजर कंपोनेंट जो था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेज आर द कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से टेम्परेचर मुसलसल कॉन्टिन्यूसली ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज में हमने बात की थी कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात करें। क्लाइमेट चेंज का मतलब है विंड पैटर्न्स, ठीक है, विंड पैटर्न्स, आपका वेदर चेंज हो रहा है, हार्ड भी हो रहा है, फिर गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी बहुत शदीद हो रही है, ये भी क्लाइमेट चेंज पे है। आपके ग्लेशियर का ज़्यादा पिघलना या ज़्यादा स्नोफॉल हो जाना, ठीक है, ये भी आपके क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर है जो इसमें हमने कहा था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिक मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और वो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज का कॉज बनती हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और एक और कंपोनेंट है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहा जाता है। जी, कहता कि अबाउट 80 to 90% ऑफ द अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इज ड्यू टू द वाटर वेपर्स। स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पास नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो ज़्यादातर किस वजह से होता है? 80 to 90% उसका जो कॉज है वो कौन क्या चीज़ है? वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। कहता है द रिमाइंडर इज, जो बाकी के 10% ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज बन रहा है वाटर वेपर्स के बाद, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर गैसेज, और कोई और जैसे ये नॉक्सीज हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कहता है वाटर वेपर्स जो है ये सिंगल मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करने की साहियत रखती है। वाटर वेपर जो है ये कार्बन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड से क्वांटिटी में कम है, लेकिन इनकी इफेक्ट ज़्यादा है। वो इफेक्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू अब्सॉर्ब मोर एनर्जी, मोर इंफ्रारेड रेडिएशन, मोर विजिबल लाइट की जो हीट है उसको मोर ट्रैप करते हैं। मैंने कल बात की वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर वेपर सिस्टम बने क्यों? एक तो ये पहले अपनी एक 42 मेगाजोल की एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हुए हैं वाटर वेपर्स में, और वहाँ पर ये इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एनर्जी से ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पावर ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक हो गया। कहता है कि वाटर वेपर्स हैज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द इफेक्ट ऑफ सेकंड मोस्ट पावरफुल गैस, ग्रीन हाउस गैस जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से डबल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वाटर वेपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। हमारी वजह से जो है डायरेक्टली इसकी कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं हो रही। ग्लोबली जो है ना वाटर वेपर वही ओशन में से हमारे पास इवेपोरेशन हो रही, हमारा नहीं है, वो नेचुरल सिस्टम ही है। कहता है हाउ हम एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग it is likely that human activities will have a significant indirect impact on the level of water vapors in the atmosphere। लेकिन वो कह रहा है कि डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली जो है वो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसमें वाटर वेपर्स बन रहे, लेकिन हमारी ही एक्टिविटीज इनडायरेक्टली वाटर वेपर्स को ज्यादा बनाने का कॉज बन रही है। वो कैसे? उसके लिए जो है आप यूँ समझो कि ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है, मीथेन एग्जिस्ट करती है। अगर ये गैसेज हमारे पास एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं तो ये हमारे टेम्परेचर को राइज करेंगी, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को राइज करेंगी,
तो ज़्यादा वेपोरेशन होगी। मतलब वाटर वेपर्स डायरेक्टली हमारी वजह से नहीं, क्या हमने जो गाड़ी चलाई तो वाटर वेपर्स बन गए, नहीं। ठीक है, हमने जो है ना बोट्स चला दी समुद्रों में, इससे वाटर वेपर्स नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली जरूर हमारे एक्टिविटीज जो है वो वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन को या लेवल को इंक्रीज कर रही है एटमॉस्फेयर में। वो किस तरह से, जब ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा राइज करने से वाटर वेपर्स ज्यादा वेपोरेट होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है अब वाटर वेपर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कहता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वेपर जो है अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है इनकी, कहता है बिटवीन 36 से 66% तक ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब हमारे पास क्लियर स्काई कंडीशंस हो। अगर हमारे पास क्लियर स्काई कंडीशंस का मतलब है अगर हमारे पास ग्रीन हाउस, बाकी की ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम है। बेटा ये नेक्स्ट टाइम जो है ना अलाउ बच्चे, किरण आप जो है आए हो नेक्स्ट टाइम से, आपने जो है ना अपनी MSCI वाले रोल नंबर वाली आईडी से लॉगिन, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूँगा। कल भी आप दूसरी आउटसाइडर ईमेल से आए थे, आज भी आए हो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा किसी भी बच्चे को। सबके लिए मैसेज है कि अपने रोल नंबर वाले ये आईडी से आपने लॉगिन होना है क्लास में। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि दूसरी क्लासेस में डिस्टरबेंस होती है, कोई गाना लगा देता है, कोई आवाज़ें निकाल रहा है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर है कि ना आप तंग हो, ना हमें तंग करो। ठीक है, चलो। ये कौन है इसके माइक जो है ऊपर? हाँ जी बोलो। सर 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 जी 253 बोलो। सर 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 किरण अपने रोल नंबर के आईडी से ऐड है, वो जो किरण फतेह के नाम से है वो कोई और लड़का है, उसे रिमूव कर दें। सर किरण फतेह अपने रोल नंबर के आईडी से ये लड़का जो नाम से ऐड है किरण फतेह के नाम से, ठीक है, इसे मैं रिमूव कर कर देता दें हूँ ये अब। जी ठीक है, मैं सर। वो जो है ना कर लिया, नेक्स्ट टाइम से जो है ना इसको मैंने किरण सर किरण अपने रोल अभी अभी खैर वो छोड़ गया, लीव कर गया खुद ही। अब आता है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। है जी, हम कंटिन्यू करते हैं। वाटर वेपर ओके सर। अगर हमारी कंडीशन जो है स्काई कंडीशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन है, कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं है, तो हमारे पास जो वाटर वेपर्स जो हैं वो 36 से 66% ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस करती है। और अगर आपके पास आपकी कंडीशन जो है स्काई कंडीशन है, क्लाउडी कंडीशन है, या जिस तरह हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी फैक्टर होता है, ह्यूमिडिटी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर जो है ना वो ज़्यादा होती है, जैसा कराची में होती है। तो कराची के अंदर हीट वेव्स इसीलिए प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर समुंदर है, समुंदर की वजह से वेपोरेशन में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी वाटर वेपर ज़्यादा होना एटमॉस्फेयर में अल्टीमेट किसकी तरफ है, ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है। फिर वो गर्म हवाएं जब चलती हैं तो वो हीट वेव्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास ग्रीन हाउस कंडीशन सॉरी वाटर वेपर क्लाउडी कंडीशंस में होगा तो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना होगा, 66% से लेके 85% तक कंट्रीब्यूट करेगा वाटर वेपर्स। और कहता है वाटर वेपर्स जो है कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करती है जो है ना रीजनली। कराची में ज़्यादा वाटर ह्यूमिडिटी है, जो रहीमियार खां में ह्यूमिडिटी कम है, लाहौर में ह्यूमिडिटी रहीमियार खां से थोड़ी ज़्यादा होती है। जो आपके पास इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाओ और या नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ, वहाँ थोड़ी उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये रीजनल वेरी करती है, तो रीजनल वेरी होने की वजह से टेम्परेचर भी जो है ना रीजनल वेरी करता है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो अपर पंजाब है, फैसलाबाद, लाहौर,
शेखुपुरा, इनका टेम्परेचर जो है ना वेरिएशन अलग है। फिर आप नॉर्दर्न एरियाज में अपर साइड पे चले जाओ तो वहाँ पे रीजन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है हमारे इंटर का। ठीक है, तो कहते हैं activities does not significantly affect water vapor concentration except at local scale such as near irrigated fields। हाँ, ये देखो, ये इरिगेटेड फील्ड का मतलब है, या मैं कह दूं कि लोकल स्केल का मतलब है जहां से दरिया गुजर रहा है, जहां से समुद्र गुजर रहा है, ओ सॉरी कनाल गुजर रही है, या आपने खेतों को पानी लगाया हुआ है तो वहां से वाटर वेपर्स बन के हवा में जा रही है, तो वहाँ पे जो है ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करने का ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज बनते हैं लोकली, लेकिन वो ओवरऑल नहीं होता। वो जहाँ पे वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं वहाँ ही वाटर वेपर्स बनेंगे। कहता है कि एवरेज रेजिडेंस टाइम, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो 9 दिन तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है। एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इज ओनली अबाउट 9 डेज, यानी कि 9 डेज तक रह सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो 100 साल तक रह सकते हैं, कंपेयर टू years or centuries for other greenhouse gases such as methane और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 100 ईयर्स तक आपके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर वाटर वेपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो ये 9 डेज के बाद वापस कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड वाटर। जिस तरह हम कहते हैं ना रात को शबनम या ओस या फोग, हाँ, रात को जो है ना पत्तों पे गिर जाती है, वाटर वेपर्स वापस कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, वेपर से कंडेंस हो जाते हैं, वेपोरेशन होती है और रात को कंडेंसेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये अमल जो है ना जारी रहता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर जो है वो 9 डेज हैं कि अगर एक वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हुआ है, इतनी एनर्जी लेके कन्वर्ट हुआ है, तो वो 9 डेज के बाद जो है ना वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन ये कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है वो आपने देख लिया, इसके सिंपल काय होगा तो 60 मैक्सिमम 66% ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और अगर क्लाउडी या ह्यूमिडिटी हाई होगी एटमॉस्फेयर में तो 85% तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कौन सी कंट्रीब्यूटर गैस है, CO2। ईच carbon dioxide molecule absorb IR radiation energy more strongly than each water vapor molecule। ठीक है, ये IR रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है एज कम। वाटर वेपर्स जो है वो ओवरऑल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी हीट कैपेसिटी है, ठीक है, वो टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन खाली इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो CO2 वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा करती है। देयर इज लेस CO2 देन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। कहता है कि हमारे पास वाटर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो वाटर वेपर से कम है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक अ स्मॉलर ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस कहाँ से आया है, वही रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन जो है बात कर रहा हूँ मैं, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से एंड ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना, डिफोरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजिंग, इनकी वजह से। ये पहले भी पढ़ के हैं पीछे भी कल वाली स्लाइड। CO2 इज एब्जॉर्ब बाय ओशंस एंड प्लांट्स, कार्बन साइकिल में पढ़ के आए हैं कि ओशंस और प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट डज नॉट गेट कॉट अप इन द रेन एंड वेदर सिस्टम। सो CO2 कैन अकोमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर एंड डिकेड। हर साल बाद जो है ना CO2 कंसंट्रेशन मुसलसल इंक्रीज करती जा रही है हमारे पास। तो हमने देखा था जो कार्बन साइकिल से पहले स्लाइड थी कि 280 ppm से 400 ppm तक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर गई। मैंने जो रिपोर्ट की थी 2017 और 17 खंड में, तो मैंने तब 2017 में जो है ना रिसर्च की थी इसके ऊपर CO2 की कंसंट्रेशन पे, तब 400 थी। अब मैं पिछले साल 2019 में बल्कि 2019 और 20 के स्टार्ट में की तो उसकी 400 ppm थी, और अब जो है कई ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे 450 ppm जो है रिपोर्ट हो रही है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है। कहता है कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग लिव्ड फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे तक
100 साल तक ये इसका मॉलिक्यूल जो है वो एवरेज उसका स्टे जो है एटमॉस्फेयर में 100 ईयर्स तक है। इसलिए ये लंबे अरसे तक क्लाइमेट चेंज के ऊपर असरअंदाज हो रही है। और ये कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सल्फर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से IR रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड से क्वांटिटी में कम है, लेकिन इसका इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, कितना 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल रखती है। किसके लिए, किस चीज के लिए पोटेंशियल रखती है 25 टाइम्स? IR रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए। IR रेडिएशन को 24 टाइम्स एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनते हैं। इसका मॉलिक्यूल जो है वो कहता है कि दिस मीन्स अ मीथेन इमिशन विल हैव 25 टाइम्स द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो 100 साल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन का 100 साल में 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चेंज करेगा। इस बात का मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ, मीथेन इमिशन विल हैव 25 टाइम्स द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑफ द सेम मास ओवर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। अगर मैं वो कहता है कि जो है ना एक हम जो गैस भरवाने जाते हैं ना, वो हालांकि केजीज में भरवाते हैं कि जो है ना इतनी केजी भर सिलेंडर, हालांकि गैस का जो है ना वो वॉल्यूम होता है, केजीज नहीं होते, लेकिन जो है वो कंप्रेस करके वो केजीज में ही मेजर करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करना मुश्किल, वो बैरोमीटर से प्रेशर गेजेस से मेजर किया जाता है, लेकिन हम केजी से करते हैं। अगर मैं समझो कि 5 केजी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 5 केजी जो है ना मीथेन है, तो 5 केजी कार्बन डाइऑक्साइड 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करती है, तो हमारे पास जो है आपका ये जो है मीथेन कितना टेम्परेचर चेंज करेगी? 10 का 25 टाइम्स, कितना हो गया 250 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने सिर्फ इसलिए 1 वाली भी एग्जाम्पल दी थी कि समझो कि 5 केजी CO2 जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दिया ओवर द 100 ईयर्स, लेकिन मीथेन टाइम में उतनी ही अमाउंट की मीथेन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करेगी। और लेकिन इसका जो है लाइफ टाइम जो है स्टे ऑफ टाइम इन एटमॉस्फेयर जो है वो एज कंपेयर टू जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है। कहता है इसका नेट लाइफ साइकिल जो है वो 8.4 ईयर्स है इन द एटमॉस्फेयर, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड है स्मॉल इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। CO2 का इफेक्ट कम होता है, लेकिन इसका टाइम ज़्यादा स्टे करने का। 100 सालों में जो है ना वो इतना इफेक्ट नहीं करती जितना ये 8.8 ईयर्स में जो है ना 8.4 ईयर्स के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। तो इसलिए कम से कम जो है ना मीथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में हो, ताकि हम जो है वो हमारे टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ना लेके जाए हम। कहता है यूजली एक्सेस मीथेन फ्रॉम लैंडफिल्स, ये कहाँ से रिलीज होती है? जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ा है ना, ये कहाँ से रिलीज हो रही है? ये कह रहा है ये कहाँ से, एक्सेस फ्रॉम लैंडफिल्स, हम कूड़ा लैंडफिल कर देते हैं, डंप कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये नेचुरल प्रोसेस डीकम्पोजिशन के नतीजे में खुद ही डीकम्पोज होके एटमॉस्फेयर में, या हम जो गोबर डंप कर देते हैं अपने ज़मीन में, किसी भी खेत में ले जाकर फेंक दिया, तो वो जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना उसके ऊपर, तो और बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करता है सूरज की रोशनी से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रहा है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, एसिटोजेनेसिस हो रही होती है, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, और नॉक्सिस और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो उनमें से ये लैंडफिल में से आती है ये गैस, और नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ मीथेन इज बर्न। जब नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ मीथेन को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इंस्टेड ऑफ मीथेन, बिकॉज मीथेन इज मोर इफेक्टिव ग्रीन हाउस
गैस। अगर हम ऐसे प्रोसेस जहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है, मीथेन को हम CO2 में कन्वर्ट कर देंगे तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन जो है मीथेन का उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम इसको बर्न करके CO2 में कन्वर्ट करते हैं। एज कम्पेयर टू मीथेन जो है वो CO2 जो है वो लेस इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। CH4 methane is produced through natural sources and human activities including the decomposition of waste in landfills, जो मैं के बाद agriculture and especially rice cultivation। जब राइस कल्टीवेट हो रहा था ना तो इसका पौधा मीथेन गैस जो है ना प्रोड्यूस करता है। एज वेल एज रूमिनेंट डाइजेशन एंड मैन्योर मैनेजमेंट एसोसिएट विद डोमेस्टिक लिव स्टॉक्स। वो ये वही है कि हम जो है ना वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो, उसके डिकम्पोजिशन के नतीजे में भी हमारे पास जो है वो मीथेन प्रोड्यूस होती है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाती है। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड। जब हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो चांसेस होते हैं कि नॉक्सिस प्रोड्यूस हो। अगर ऐसा ऑयल बट क्रूड ऑयल इस्तेमाल किया जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद हो या सल्फर कंटेंट मौजूद हो, नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद होगा तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो नॉक्सिस बनाएगा, और सल्फर होगा तो वो सॉक्सिस बनाएगा। तो नाइट्रोजन का एक तो ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा ये जो हम फर्टिलाइजर लगाते हैं ना आर्टिफिशियली, ये यूरिया, ये नाइट्रोजन ये जब डिकम्पोज होता है सूरज की रोशनी में तो ये भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। कहता है अ पावरफुल ग्रीन हाउस प्रोड्यूस बाय सॉइल। पावरफुल ग्रीन हाउस जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है कहाँ से, और ये सॉइल कल्टीवेशन प्रैक्टिस से, जब हम काश्तकारी करते हैं, स्पेशली कब, जब हम कमर्शियल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तब ये नॉक्सिस प्रोड्यूस होती हैं, या फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन की वजह से, या नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से, और बायोमास की बर्निंग की वजह से। मतलब आप लकड़ी को आग लगा रहे हो, आप पौधों को आग लगा रहे हो, जो राइस हस्क को आग लगा रहे हो, तो इसके नतीजे में नाइट्रस ऑक्साइड मिलते। कहता है ये नाइट्रस ऑक्साइड ये मीथेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये 310 टाइम्स मोर हैव द एबिलिटी, 310 गुना ज़्यादा एबिलिटी है इसकी हीट को ट्रैप करने की एटमॉस्फेयर में। has the 310 times the ability per molecule of a gas to trap heat in the atmosphere। किसकी निस्बत? कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्टैंडर्ड इसलिए बनाया है कि ये कॉमनली एग्जिस्ट करती है हर जगह पे। ये नॉक्सिस और मीथेन हर जगह एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल बात करें तो एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कैन स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओवर 100 ईयर्स। इसका स्टे टाइम कितना है एटमॉस्फेयर में? 100 साल तक। मीथेन का कितना है? 8.54 ईयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड का ओवर 100। वाटर मॉलिक्यूल्स का 9 डेज। ठीक है, सिमिलर टू द लाइफ टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पता है नॉक्सिस एमिशन आर जनरली अफेक्टेड बाय लार्ज अनसर्टेनिटीज बिकॉज दीज आर मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल सॉइल प्रोसेस। ये कहाँ से अफेक्टेड है? ये मिशन जो है वो कहाँ से आ रही हैं? जब बैक्टीरिया सॉइल के अंदर सॉइल रेस्पिरेशन करता है या उसकी डिकम्पोजिशन करता है, एंड देयर फॉर डिफिकल्ट टू मेजर। इसको मेजर करना मुश्किल है कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे बैक्टीरिया जो है ग्रो करके इस कंपोनेंट्स को, सॉइल को नॉक्सिस में कन्वर्ट कर रहा है। सॉइल के नाइट्रेट्स को या फर्टिलाइजर्स को, सॉइल के फर्टिलाइजर्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज करके नॉक्सिस में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको मेजर करना मुश्किल होता है। एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू नॉक्सिस सोर्सेज इज स्टिल रिक्वायर्ड। अभी इस पे काम चल रहा है। फिर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोकार्बन्स, हेलोजिन्स मौजूद होती है इसमें। ठीक है, या फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब ये है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड। दे आर बेस्ट नोन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ ओजोन। ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ये डायरेक्ट ओजोन के ऊपर अटैक करते हैं। वो किस तरह से करते हैं ये हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर होंगे उसमें जब ओजोन डिप्लीशन पे आएंगे वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, इक्वेशन के साथ समझाऊंगा, केमिकल रिएक्शन के साथ। हाँ, हाउ हाउ अवर मैनी आर आल्सो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज।
ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्यों? क्योंकि ये ओजोन को तोड़ देती हैं। ओजोन को तोड़ दिया तो सारी की सारी हाई वेव रेडिएशन, हाई वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी यूवी रेडिएशन ज़मीन के ऊपर आके गिरेंगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी और जो है आपके क्रॉप्स को, सॉइल को, सब चीज़ों को इफेक्ट करेंगी। कहता थ्री हेलोकार्बन यानी कि 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि जिनका नाम है CFC11, 12 और 13 स्टैंड आउट। ये मोस्टली ये एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में और ये हैविंग द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एज ग्रीन हाउस गैसेज। ऑल थ्री आर प्रोड्यूस एज डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटी विद नो नोन नेचुरल सोर्सेज। इसकी कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं? पहले के ज़माने में जो है ना हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एज ए रेफ्रिजरेटर गैस इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग एजेंट के तौर पे। अब मीथेन गैस इस्तेमाल होती है आपके फ्रिजेज में जो है ना, उसको कूल डाउन कंप्रेस करके टेम्परेचर को डिक्रीज करें, लेकिन पहले के ज़माने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल हुआ करते थे। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब गैस लीक होती थी वहाँ से, तो वो एटमॉस्फेयर में जाते थे। वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ से मूव करते 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 अप लेयर्स में चले जाते थे। वहाँ पर ये ओस के साथ मिक्स हो जाते थे। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल्स जो है टूट जाते हैं और ये रिएक्शन करते हैं। फिर हम वो रिएक्शन जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा बता नहीं रहा। कहता है they are used in the manufacturing of aerosol sprays जो होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ब्लोइंग एजेंट्स फॉर फॉर्म्स एंड पैकिंग मटेरियल्स में उनको ब्लो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बनाने के लिए। ये एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ रेफ्रिजरेंट गैस भी इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आर फार लेस अबंडेंट, बहुत कम क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जित जो करती है वो 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में 45 से 100 ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, रिमेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो थी ग्रीन हाउस गैसेज जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इनटू एटमॉस्फेयर। ये कहाँ से बनती हैं आपने ये भी बताना है, कहाँ से रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, क्या कितना इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे उसका कितना असरअंदाज हो रही है। तीसरी चीज कि ये एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक जो है ना स्टे कर सकती हैं। ये 3-4 पॉइंट्स बना बना के जो है ना आपने एज इट इज, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो जो है ना